चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड। सेशन पसंद आएगा ही आएगा, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप बिना कहे कर दीजिएगा। अच्छा, नोटिफिकेशन वीडियो, कोई भी नया वीडियो आता है तो नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब ये बेल आइकॉन सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस करोगे। तो जिनको नोटिफिकेशन नहीं आता उनकी एकमात्र समस्या यही हो सकती है कि उन्होंने ऑल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया होगा। ठीक, तो ये इन्फॉर्मेशन जैसा पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एक बार, आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई बॉल कह लीजिए आप इसको। अकॉर्डिंग टू ब्रॉनफेन ब्रनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम थियोरी, पेरेंट्स वर्क प्लेस कम्स अंडर। एक क्वेश्चन मैंने आपसे कल उस पर पूछा था कम्युनिटी टैब पर, इसी थियोरी से रिलेटेड, कि इनकी थियोरी के अनुसार जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं आपके जीवन में, वो किस सिस्टम में आएंगे। बेसिकली इन्होंने 5 सिस्टम की बात की है अपनी थियोरी में। जो पारिस्थितिकी तंत्र है ब्रॉनफेन ब्रनर का, जिसमें वो बात करते हैं जो घर का माहौल है, स्कूल है, वो आपस में इंटरेक्ट करें तो वो प्रभावित करते हैं बच्चे के विकास को एक तरीके से। ठीक, तो क्वेश्चन यहाँ ये है कि पेरेंट्स का जो वर्क प्लेस है वो किस दायरे में आएगा, किस तंत्र के अंदर आएगा। और दूसरा क्वेश्चन इसके बाद ये है कि वैल्यू सिस्टम जो है आपका वो किस तंत्र में आएगा, जिसका आंसर कल 25-26% लोगों ने गलत दिया कम्युनिटी टैब पर। ठीक है, वो लास्ट में मैं आपको दिखा भी दूंगी क्वेश्चन। कोई कह रहा समझ में नहीं आ रहा मैम, क्वेश्चन शुरू हुआ नहीं है अभी, पढ़ के निपटी नहीं हो, आपको समझ में भी नहीं आ रहा। मतलब ईश्वर ही बस कृपा कर सकता है आप पे अब इस बात के बाद, है ना। समझोगे तो समझ भी आएगा, माहौल थोड़ा ऐसा ही है। मम्मी कैसी है अभी? मम्मी बेटर है, काफी इंप्रूवमेंट है। अकॉर्डिंग टू ब्रॉनफेन ब्रनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम्स थियोरी, यानी ब्रॉनफेन ब्रनर के सिद्धांत के अनुसार पेरेंट्स का वर्क प्लेस कहाँ आएगा, बताइए। आपको पता होना चाहिए ये एक्सो सिस्टम में आएगा, मीजो में नहीं आएगा। मीजो में जब 2 सिस्टम इंटरेक्ट करें, पेरेंट्स यानी घर का माहौल और स्कूल यानी टीचर, जब पीटीएम होगी तब वो मीजो में आएगा, क्योंकि 2 माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बच्चे के लिए जो उसके पेरेंट है, उनका जो ऑफिस है, या मान लीजिए मेरे माता पिता शिक्षक हैं तो उनका जो स्कूल है वो मेरे लिए इनडायरेक्ट है। उनके साथ आज क्या हुआ वो मुझे इनडायरेक्टली प्रभावित करेगा, और इनडायरेक्ट चीजें एक्सो में आती हैं। मैं डायरेक्टली स्कूल नहीं जाती हूँ अपनी मम्मी के साथ, है ना, वो जाती हैं, लेकिन उन स्कूल में जो भी घटना आज घटी होगी या कोई भी जो भी माहौल चल रहा होगा वो मुझे इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा। क्यों? क्योंकि मेरी मदर को वो इन्फ्लुएंस करेगा। तो ऐसे आप समझिए इसको कि जो आपका वर्क प्लेस है, जैसे किसी पेरेंट का ट्रांसफर हो जाए, अब ट्रांसफर तो पेरेंट का हुआ है, आपका तो नहीं हुआ, आप तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, बट प्रभाव तो आप पे भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है उस ट्रांसफर से, और डायरेक्टली रिलेटेड है अपने पेरेंट्स से। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? कोई समस्या इस बात को समझने में हो तो मुझे बता दीजिए। ये बात क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल। तो मैक्रो सिस्टम में वैल्यूज आती है, मूल्य, जो कल क्वेश्चन पूछा था कम्युनिटी टैब पर। मूल्य जो है आपके वो मैक्रो सिस्टम में आते हैं। माइक्रो में घर आ गया, होम, स्कूल, अलग अलग तरीके से। मीजो में जब 2 माइक्रो सिस्टम इंटरेक्ट करें, और एक्सो सिस्टम में इनडायरेक्ट चीजें जो आपको प्रभावित करती हैं वो किस में आ जाएंगी? एक्सो में आ जाएंगी, मीडिया जैसी चीजें। ठीक है बात, जिसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। मीडिया का भी तो सेम ही हाल है ना, बट वो आपको क्या करेगी? इनडायरेक्टली प्रभावित करेंगे ऐसी चीजें। तो पेरेंट्स का जो वर्क प्लेस है वो एक्सो सिस्टम में आएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर आप यहाँ देखना भी चाहें तो ये सिस्टम आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। जिन्होंने ये थियरी ना पढ़ी हो, चैनल पे कई बार कराई हुई है मैंने। तो हमारी बात हुई थी कि एक्सो सिस्टम में क्या आएगा। एक्सो सिस्टम की बात कर रहे थे, तो हम कह सकते हैं आपका इकोनॉमिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम, ये सारे जो हैं वो एक्सो इनडायरेक्टली रिलेटेड है। आपका रिलीजन हो सकता है। जो वैल्यूज हैं वो मैक्रो में आएंगी, और जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस होते हैं वो क्रोनो सिस्टम में आते हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। बीच में सेंटर में एक व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट डज द एम ऑफ रीइंफोर्समेंट इन क्लार्क हल्स लर्निंग थियोरी? जो क्लार्क हल का पुनर्बलन का सिद्धांत है, उसमें अभी कल परसों हम कर भी रहे थे, जो पेडागोजी स्पेशल बैच है उसमें, व्हाट डज द एम ऑफ रीइंफोर्समेंट इन क्लार्क हल्स? रीइंफोर्समेंट का, पुनर्बलन का एम क्या है? पुनर्बलन जो देने की बात करते हैं ड्राइव रिडक्शन थियोरी में, जिसको चालक न्यूनता सिद्धांत कहते हैं हल का, उसमें अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं या जब लर्निंग हो रही होती है तो रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन। रीइंफोर्समेंट क्या है? जो आपके किसी एक एक्शन को और बढ़ावा देना। भाई आप पढ़ रहे हैं बैठ करके, मम्मी ने दूध का गिलास ला के रख दिया, अच्छा कोई बात नहीं बेटा यहीं बैठ के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या है? रीइंफोर्समेंट है। शाबाश मेरा बच्चा तो बहुत पढ़ता है। क्या है ये? रीइंफोर्समेंट है कि आप अब और ज्यादा चाहेंगे पढ़ना। तो रीइंफोर्समेंट मतलब किसी काम को का जो अकरेंस है उसको बढ़ावा देना। ठीक, तो इसमें रीइंफोर्समेंट का उद्देश्य क्या है?
रीइंफोर्समेंट का उद्देश्य मोटिवेशन को घटाना, इंसेंटिव को घटाना नहीं है। रीइंफोर्समेंट का उद्देश्य है कि जो नीड है उसमें कमी आ जाए, जब आप वो जो नीड है आपकी वो कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाए। ठीक, ड्राइव तो अपने आप ही कम हो जाएगी जब नीड फुलफिल हो जाएगी, इसीलिए तो ड्राइव रिडक्शन है ना। भूख लगी है, खाना मिल गया, जो ड्राइव थी वो कम हो गई क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति हो गई। ठीक है बात, तो ए ऑप्शन यहां सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है या क्या है, बताइए। सीरियसली इसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, नाम वाम के चक्कर में मत पड़िए अभी। समावेशी शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या लग रहा है आपको चार ऑप्शंस में से? पहला है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, IEP कहते हैं, फिर है यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, देन है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और फिर एनकरेजिंग कंपटीशन। बताइए। इंक्लूसिव एजुकेशन वो एजुकेशन है जहां हर प्रकार का बच्चा एक छत के नीचे बैठ करके उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा दी जा सके। एक स्लो लर्नर भी है, एक ऐसा बच्चा भी है जो स्पेशल चाइल्ड है, एक ऐसा बच्चा भी है जो गिफ्टेड भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान होगा, कि इंडिविजुअल की नीड को ध्यान में रख करके पाठ योजना बनाई जाए। पाठ योजना या लेसन प्लानिंग, जो आप क्लासरूम में जाने से पहले अपना एक लेसन को प्लान करके जाते हैं। जैसे ये PDF जो ये PPT बनी है, इसमें मेरी लेसन प्लानिंग लगी है कई घंटों की। क्यों? टाइम लगेगा, आपको क्वेश्चन सेलेक्ट भी करने होंगे, उनको ट्रांसलेट भी करना होगा, फिर चूज भी करना होगा, कई बार आपको कोई पिक्चर भी लगानी है, कोई एग्जाम्पल भी दिमाग में लाना है। ये सब क्या है? ये लेसन प्लानिंग है जो एक टीचर क्लासरूम में जाने से पहले करेगा। क्यों? क्योंकि आप बच्चों की नीड को समझ के अगर प्लान करके नहीं जाएंगे तो आप इनजस्टिस करेंगे, आप न्याय नहीं करेंगे अपनी प्रोफेशन के साथ। ठीक, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान यानी विशिष्ट शिक्षा योजना इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चे अलग अलग तरह के हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, तो पेरेंट्स के साथ मिलकर के और इंडिविजुअल को समझ करके उसके लिए प्लान डिवाइस करना, ये होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन के प्लान के अंदर। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन कभी मत आंसर कर दीजिएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन का मतलब है एक रूप निर्देशन, यानी सबको एक ही जैसा पढ़ा दो, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जब अलग अलग तरह के अलग अलग नीड के बच्चे हैं तो यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन से नहीं चलेगा, आपको इंस्ट्रक्शन में डिफरेंशिएटेड रखनी पड़ेगी, अंतर रखना पड़ेगा। ये हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस में भी पढ़ रहे थे कि यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदी अनुदेशन, बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए सबको एक डंडे से नहीं हाँकेंगे कि यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन दे दें। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यानी मानकीकृत परीक्षण, इसमें भी हम इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में ठीक से नहीं रख पाते। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, 20 लाख लोग एक साथ बैठ के दे रहे हैं, कोई लिखने में अच्छा है या नहीं हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, एनकरेजिंग कंपटीशन, ये सबसे बुरा है कि आप कंपटीशन को बढ़ावा दें, कंपटीशन को नहीं, आप अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दें एज अ टीचर। याद है सब, तरंग गुप्ता कह रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कुछ 30 क्वेश्चंस का सेट करेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन फॉल अंडर स्पेसिफिक चिल्ड्रन कैटेगरी, यानी विशिष्ट छात्रों की सूची में या विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आता है, कौन से बच्चे विशिष्ट बालकों की कैटेगरी में आएंगे। बैकवर्ड चिल्ड्रन, विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक, गिफ्टेड चिल्ड्रन, रिटार्डेड चिल्ड्रन या सभी। बताइए, तुक्के मत लगाइए, जवाब दीजिए लाइक शेयर करने के बाद। ठीक है बात? देखिए, कोई सीटेट के बारे में कुछ पूछ रहा है, एक बार फिर से पूछो तब बता पाऊंगी। 1 मिनट रुको। क्या ये सीटेट के लिए ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हो, कुछ टॉपिक अलग होंगे, बाकी ज्यादातर कॉमन होती हैं चीजें, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, इससे नुकसान तो होगा नहीं कुछ समझने से पेडागोजी को, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन फॉल अंडर स्पेसिफिक चिल्ड्रंस कैटेगरी। देखो, जो नॉर्मल नहीं है वो स्पेसिफिक में जाएगा, ठीक है, नॉर्मल नहीं है वो स्पेसिफिक में जाएगा। एवरेज से अलग सब स्पेसिफिक है, अगर यहाँ एवरेज लिखा होता, कहीं औसत बच्चा लिखा होता तो वो स्पेसिफिक में नहीं आता। बैकवर्ड भी नॉर्मल से अलग है, एवरेज से अलग है। गिफ्टेड भी, जिसका मेंटल लेवल ज्यादा अच्छा है, रिटार्डेड भी, ये सब क्या है, स्पेसिफिक हैं, क्योंकि एवरेज नहीं है। जो एवरेज नहीं है वो स्पेसिफिक है, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है बात, जो एवरेज नहीं है वो स्पेसिफिक है, ऐसे याद रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे। अरे D+B के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उस तरह के। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द चाइल्ड अर्न ऑब्जेक्ट्स
विच दे कैन एक्सचेंज फॉर डिजायरेबल आइटम्स, सर्विसेज और प्रिविलेजेस। जो लोग बैच में पढ़ते हैं उनको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि अभी 2 दिन पहले एक टॉपिक कराया था, इसमें बात क्या हुई है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, यानी किस तकनीक के अनुसार बच्चा, किस तकनीक में बच्चा ऑब्जेक्ट्स को अर्न करेगा और बाद में उन ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर लेगा डिजायरेबल आइटम्स या सर्विसेज या प्रिविलेज के लिए। मान लीजिए पॉइंट्स इकट्ठा किए कि 10 पॉइंट्स इकट्ठा कर लो, घुमाने ले जाएंगे, तो क्या हो गई, सर्विस हो गई। 10 कार्ड्स या 10 स्टार या 10 स्माइलीज इकट्ठा कर लो, क्या मिलेगा, फेवरेट टॉय मिलेगा या फेवरेट फूड मिलेगा। ये क्या है, टोकन इकोनॉमी कहलाता है। इस तरह का कॉन्सेप्ट, ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या कहलाता है, टोकन इकोनॉमी। स्किनर इसको यूज करते हैं अपनी थियोरी में, दिया तो इसको कई अलग लोगों ने था बट उनका नाम पूछा नहीं जाता जनरली, ठीक। तो टोकन इकोनॉमी कि टोकन्स इकट्ठे कर करके आप कोई एक डिजायरेबल ऑब्जेक्ट या सर्विस लेकर के आ रहे हो। जैसे वो फन फ्लिप्स नहीं आते थे, अभी भी आते होंगे शायद, कि उसमें कार्ड्स निकलते हैं। जब आपके पास 100 पॉइंट्स इकट्ठे हो गए तो आपको कोई एक चीज मिलेगी, चाहे वो कोई फुटबॉल हो सकती है, कोई एक पेंसिल बॉक्स हो सकता है। तो वो जो टोकन्स हैं उनको इकट्ठा करके कोई डिजायरेबल चीज मिलेगी, टोकन्स के बदले डिजायरेबल चीज मिलेगी। आपने क्लासरूम्स में लगा हुआ देखा होगा, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स में ज्यादा होता है कि स्टार्स मिलते हैं बिहेवियर के, कि भाई 5 स्टार की रेटिंग है, 4 स्टार की रेटिंग है बिहेवियर की, उससे क्या होगा, ग्रेड मिलेंगे बाद में, ग्रेड से क्या होगा, रिवॉर्ड मिलेगा अगर फर्स्ट आए तो ये टोकन इकोनॉमी है जो पुनर्बलन के लिए काम में ली जाती है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल अलग हैं, लास्ट तक जाते जाते आपको समझ आएंगे। जो मेरी बुक है इंग्लिश मीडियम वाली 4000 MCQs की, वहां से भी आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक। हाँ चलिए, स्टूडेंट्स एनकाउंटर्ड मैनी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस ड्यूरिंग देयर एडजस्टमेंट प्रोसेस। समायोजन की प्रक्रिया हम पढ़ चुके हैं यूट्यूब पर भी, ठीक। समायोजन की प्रक्रिया में बच्चों के सामने कई सिचुएशन आती हैं, कई कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे लग रहा है परसों ही हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो समायोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या है, कई टाइप्स की सिचुएशन हो सकती है कॉन्फ्लिक्टिंग, यानी द्वंद्व की सिचुएशन बन सकती है, जहां पे बच्चा कॉन्फ्लिक्ट में हो, जहां पे बच्चा डिसीजन नहीं ले पा रहा हो, ऐसी सिचुएशन हो जहां वो फंसा हुआ फील करे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट वॉन्ट्स टू एडमिट हिज मिस्टेक्स इन फ्रंट ऑफ द टीचर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, कॉन्फ्लिक्ट की, द्वंद्व की स्थिति क्या है। एक बच्चा अपनी मिस्टेक को, अपनी गलती को अपने पेरेंट या अपने टीचर के सामने एक्सेप्ट करना चाहता है कि मैडम मेरे से गलती हो गई, मैंने ये गलती कर दी। या घर में मम्मी पापा के सामने हो सकता है कि आपने कोई झूठ बोला हो और आप बताना चाहते हो, बट आपको डर है किस बात का, कि कहीं पनिशमेंट ना मिल जाए। इससे तो अच्छा होता ना ही बताते। पहले तो मम्मी कहती थी सब बताया करो, है ना, और जब बताया तो डंडे पड़ने लग गए, है ना, या फिर प्यारी प्यारी बातें निकल के आने लग गई कभी कभी, ठीक। तो ये क्या है, एक तरफ तो एक पॉजिटिव बात है कि आप बताना चाहते हैं आपसे जो गलती हुई है ना, आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं या अप्रोच करना चाहते हैं। जब भी आप नियर जाना चाह रहे हैं, कोई एक डिसीजन या कोई एक्ट करना चाह रहे हैं जिसमें आप कोई चीज चाह रहे हो, तो अप्रोच आएगा। तो इसमें अप्रोच तो निश्चित है, तो अप्रोच यहां है और अप्रोच यहां है। अवॉइडेंस हटा देते हैं क्योंकि सबसे पहले तो अप्रोच की बात है और नन ऑफ द अबव अपने आप ही हट जाएगा। तो चाहता है इसलिए अप्रोच करेगा, ठीक है, लेकिन डर है किस चीज का, पनिशमेंट का, तो अवॉइड करेगा, पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहेगा, ठीक। तो अप्रोच के बाद अवॉइडेंस आना चाहिए, क्योंकि पनिशमेंट को कोई अप्रोच नहीं करना चाहता, पनिशमेंट को सब अवॉइड करना चाहते हैं। तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, या इसको हम कह सकते हैं उपागम, जो भी इसको बोलते हैं अवॉइडेंस को हिंदी में एग्जैक्टली, अभी कल परसों ही डिस्कस किया था, वो हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जिसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लो एक बार, और पेडागोजी स्पेशल में पढ़ो फिर 4 महीने तक लगातार। वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कराया हुआ है यहीं, बट कई लोग सीरियसली नहीं पढ़ पाते यूट्यूब से, वो उनकी समस्या है। देखिए एक बार, बुक मिल जाएगी अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, यानी पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। देखिए फिर इसमें कोई दिक्कत आ रही है समझने में। भाई एक तरफ है बच्चा मिस्टेक को अपनी मानना चाहता है, मतलब अप्रोच करना चाहता है टीचर को, दूसरी तरफ उसको डर है पनिशमेंट का। तो एक तरफ अप्रोच आ गई क्योंकि वो चाहता है तो इसलिए अप्रोच करना चाहेगा, दूसरा अवॉइड करना चाहेगा किसको, पनिशमेंट को। तो अप्रोच अवॉइडेंस हो गया सी ऑप्शन, सिंपल आंसर। ये हमने अभी कल परसों ही समझा था इस टॉपिक को, अगर नहीं समझाया तो समझ नहीं आएगा ये।
गिफ्टेड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेवलप देयर एबिलिटीज व्हेन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित अच्छे से कर पाएंगे जब, बताइए प्रतिभाशाली समझते हैं आप, या तो उनका आईक्यू जो है वो 140 प्लस है, 120 प्लस तो एटलीस्ट है ही है, मतलब आईक्यू हाई है, जो बुद्धि लब्धि है, इंटेलिजेंट कोशेंट है जिसको मापा जाता है, बोलते हैं ना इसका आईक्यू कम है, इसका आईक्यू ज्यादा है, ऐसे बोल देते हैं लोग जनरल टर्म्स में, बट आईक्यू स्कोर्स हैं, तो आईक्यू या तो जिसका ज्यादा है उसको गिफ्टेड कह रहे हैं, या फिर वो किसी एक क्षेत्र विशेष में बेहतर है, जैसे सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं, तो टैलेंट हो सकता है या फिर क्रिएटिविटी हो सकती है। 3 तरह के गिफ्टेड बच्चे होते हैं, क्या कैसे, या तो आईक्यू जिनको इंटेलेक्चुअली ब्राइट कहते हैं, आईक्यू के बेसिस पे, टैलेंट कोई किसी एक विशेष क्षेत्र में हो, किसी स्पेसिफिक फील्ड में टैलेंटेड हो, या फिर तीसरी चीज हो सकती है क्रिएटिविटी, कुछ नया सृजन करने की क्षमता। तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स कब बेहतर सीखेंगे, ये बच्चे कब बेहतर सीख पाएंगे, ये पूछा है, बताइए। कई लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन, ठीक है ध्यान से पढ़ लीजिए। बोर्ड तो ब्लर नहीं होना चाहिए, 1 मिनट रुको मुझे चेक करने दो, बोर्ड तो एकदम ओके है भाई, आप थोड़ा अपनी क्वालिटी बढ़ा के देखो, 1080p पे करके देखो, ठीक है। वर्षा सिंह, इन बातों से कोई फायदा नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो, किसी को फर्क नहीं पड़ता आप किस पॉलिटिकल इंटरेस्ट को शो कर रहे हैं, नौकरी आपकी आपकी मेहनत से लगेगी, वैकेंसी पे फोकस करो और पढ़ाई पे फोकस करो, है ना। मैं समझती हूँ आपकी भावनाएं, बट इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। देखो, गिफ्टेड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेवलप देयर एबिलिटीज व्हेन दे विल बी टेस्टेड अगेन एंड अगेन। सिर्फ टेस्ट लेने से किसी की एबिलिटी तो आज तक निखरी नहीं है कि बस टेस्ट ले लो, हमारा ध्यान सिखाने पे होना चाहिए, ठीक है बस। दे कनेक्ट विद अदर स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस, जब वो दूसरे बच्चों के साथ पढ़ें, दूसरे बच्चों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ें, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है दे विल बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, अलग थलग करके आप नहीं सिखा सकते, एक साथ ज्यादा बेहतर सीखेंगे, बस मेथड में अपने परिवर्तन कर लीजिए एक ही क्लास के अंदर। दे विल स्टडी इन प्राइवेट कोचिंग क्लासेस, बस ये तो फिर अजीब सी ही बात हो गई, है ना। जब हम अपने बीएड में या अपने टीचिंग ट्रेनिंग में या स्कूल में ठीक से नहीं सीख पा रहे, तब फिर कोचिंग क्लासेस का रोल आ रहा है, क्या करें, है ना। दे कनेक्ट विद अदर स्टूडेंट्स, नहीं तो ऐसा थोड़ी, ज्यादातर थियरीज तो आपने पढ़ी ली थी बीएड में, फिर क्यों नहीं समझ आई, क्योंकि रोट वे से समझाया गया या फोकस नहीं था, ठीक। दे कनेक्ट विद अदर स्टूडेंट्स इन दी लर्निंग प्रोसेस, जब वो बाकी बच्चों के साथ क्लास में बैठ करके सीखते हैं तो हर तरह का डाउट सामने आएगा, हर तरह की एक्टिविटी सामने होगी, अलग अलग तरह के बच्चे होंगे, तो बाकी बच्चों के साथ अच्छा सीखते हैं, अपनी स्किल्स को अच्छा डेवलप कर पाते हैं अलग थलग की बजाय। तो बी ऑप्शन हो गया, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं तो बेहतर सीखते हैं, अधिगम प्रक्रिया में जब वो बाकी विद्यार्थियों के साथ सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हु हैज द वर्स्ट इफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ इन द मॉडर्न एरा, आज के समय में, आधुनिक समय में मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य एक तो हो गया हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हम बॉडी से कितना वेट उठा रहे हैं, कितना हम दौड़ भाग कर पा रहे हैं, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, दूसरा है हमारा मानसिक स्वास्थ्य, कहीं हम मानसिक रूप से बीमार तो नहीं है, डिप्रेस्ड तो नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है हम झेल नहीं पा रहे हैं जो कंपटीशन है या जो दौड़ भाग है जीवन की, है ना, कुछ नेगेटिविटी तो नहीं है मन में, मानसिक द्वंद्व तो नहीं है कोई, तो कौन सी एक चीज का वर्स्ट इफेक्ट है, यानी सबसे बुरा प्रभाव आपकी मानसिक स्वास्थ्य पर, मेंटल हेल्थ पर सबसे बुरा प्रभाव मॉडर्न एरा में, आज के टाइम में जब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जब कंपटीशन इतना भयंकर है, जब चीजों को दिखाया कुछ जाता है, जो आप रियलिटी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो रियल है ही नहीं, है ना। कोई दिखा रहा है आपको मर्सिडीज के सामने फोटो और कह रहा है कि मैं हूं क्या, बिलियनेयर हूं मैं, तो फलाना हूं, ये तो हूं, आग पीछे पता नहीं आपको कि गाड़ी रेंटेड है या किसी और की है ना। तो ये क्या है, ये दिखावे की दुनिया हो गई इस तरीके से। मॉडर्न एरा में क्या सीन है, वर्स्ट इफेक्ट किस पे होगा, मेंटल हेल्थ पे होगा। आपको लगेगा यार मैं ही नाकार हूं, दुनिया देखो कितनी आगे पहुंच गई, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बड़े खुश हो के अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के साथ फोटोज डाल रहे हैं, आपको पता नहीं अंदर चल क्या रहा है, अंदर से रोते तो नहीं रहते, है ना। तो ऐसा हो गया है कि हम पोर्ट्रे कुछ कर रहे हैं और हैं कुछ और। तो इस केस में सबसे बुरा प्रभाव हमारी मेंटल हेल्थ पे ही पड़ेगा, किस चीज का, एजुकेशन का। अगर एजुकेशन तो अच्छी चीज है, अगर एजुकेशन का बुरा प्रभाव क्यों पड़ेगा, अगर बुरा प्रभाव पड़े तो एजुकेशन थोड़ी है वो। फिर है द इंस्टेबिलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की जो ये अस्थिरता है। एक पिक्चर देखिए आपका दिमाग घूम गया, अरे यार मैं तो, ये तो मेरे साथ पढ़ता था पढ़ती थी, ये देखो इनकी लाइफ में तो बहुत मजे हैं, मेरी लाइफ तो खराब है। ये जो इंस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है, आज कुछ है कल कुछ है, ठीक। ऑफ वर्शिप, नहीं वर्शिप से भी हमने किसी का नुकसान नहीं होते देखा। मटीरियलिटी, हाँ भौतिकता का हो सकता है, बट भौतिकता क्या पहले से नहीं है, या हम कह सकते हैं जो इंस्टेबिलिटी है ये भौतिकता के कारण नहीं है, ठीक।
तो कहीं ना कहीं ये बी ऑप्शन में ही इंक्लूड हो जाता है, इसलिए बी ऑप्शन ज्यादा बेहतर है कि जो इंस्टेबिलिटी है, जीवन की अस्थिरता है, वो ज्यादा प्रभावी है। एक क्षण है, आप कल नहीं। आगे बढ़ेंगे। 9th क्वेश्चन, द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑटिज्म इज गिवन बाय। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, लिखा है फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, यानी एक्सप्लेन प्रॉपर किसने किया। ठीक है, क्वेश्चन की ना भावनाओं को समझो। जैसे वो हिंदी में पढ़ते थे हम कि कवि क्या कहना चाहता है, तो यहाँ पेडागोजी में ऐसा ही होता है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, यहाँ कवि कहना क्या चाहते हैं ये समझिए। ये पहली बार ऑटिज्म वर्ड किसने दिया था, तो 1908 में एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसको यूज किया था, बट उनकी बात ही नहीं हो रही है, वो ऑप्शन में भी नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है पहली बार प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किसने दी ऑटिज्म वर्ड की, और यही पूछा जाएगा, उनके बारे में पूछा भी नहीं जाएगा जनरली। तो आंसर क्या होगा, सैमुअल किर्क वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लर्निंग डिसेबिलिटीज को दिया है। जो ये अधिगम अक्षमता शब्द है, लर्निंग डिसेबिलिटीज, उसको सैमुअल किर्क ने दिया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। बात हो रही है ऑटिज्म की, तो ऑटिज्म को दिया है लियो कैनर ने। किसने, लियो कैनर। 1940s में इन्होंने, 1943 या समथिंग में इन्होंने बात की थी, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर डिस्क्राइब किया था किसको, ऑटिज्म को। ऑटिज्म है क्या, स्वालीनता, कि बच्चा बहुत अपने ही एक वर्ल्ड में रहेगा, बहुत ज्यादा सोशलाइज करना उसको पसंद नहीं होगा, ज्यादा लोगों में रहना। अगर उसकी सराउंडिंग में, उसके रूम में, आसपास की जगह में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाए तो वो विचलित हो सकता है। कम्युनिकेट करने में बार बार सेम चीज को रिपीट करेगा, है ना। ये सारी समस्याएं ऑटिज्म वाले बच्चे को हो सकती हैं। बोलने में भी समस्या हो सकती है, अटक अटक के भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। BF स्किनर और JB वॉटसन तो बिहेवियरिस्ट हैं, व्यवहारवादी हैं। हम कर चुके हैं व्यवहारवाद के बारे में बात, तो वो तो वैसे भी नहीं इस बारे में बात करेंगे। क्लियर है इतनी बात। तो लियो कैनर यहाँ पे सही व्यक्ति हैं किसकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए, ऑटिज्म की एक्सप्लेनेशन पहली बार देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना। आज बहुत दिन बाद आपको लाइव देख रही हूँ और इतना कुछ झेलने के बाद भी मैं पेपर 1 पास कर गई। आपके साथ जुड़ने के बस बहुत सारा प्यार, आपको लव यू दी। खुशबू सिंह बहुत बढ़िया। हाँ मुझे पता है आपकी माताजी की तबीयत खराब थी जब सीटेट का एग्जाम था, मैंने आपका कमेंट देखा था, और आप देखते भी हैं हमेशा सेशन। अभी बेहतर होंगे आपके परिवार में सब, बाकी लोगों के भी घर में। ऑल द बेस्ट। लाइफ है, देखो प्रॉब्लम्स हमेशा सामने आती रहेंगी और आपको जूझते रहना होगा और उसमें खुशी भी ढूंढनी है। बी ऑप्शन, लियो कैनर। इट इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है, हम 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी एन इफेक्टिव टीचर। एक प्रभावशाली अध्यापिका या अध्यापक होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, कि आप एक इफेक्टिव, एक बेहतरीन शिक्षक या शिक्षिका बन पाए। उसके लिए देखिए एक बार, इफेक्टिव, अफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव। फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल लर्निंग रेदर देन ग्रुप एक्टिविटी, यानी ग्रुप में बच्चों को सिखाने की बजाय इंडिविजुअल्स पे फोकस करो, कि एक एक बच्चे पे ही, एक बच्चे पे फोकस हो, ग्रुप पे फोकस ना हो। तो ऐसे क्या होगा, 4 बच्चों पे तो फोकस होगा, बाकी क्लास में हो सकता है इंटरेक्शन ठीक से ना हो पाए। नोटिफाइंग द डिसरप्शन कॉज्ड बाय स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चंस, यानी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी कर दो। कि जो भी एक डिस्कशन से क्या होता है, थोड़ा बहुत शोर क्रिएट होता है, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो उसको इग्नोर करना, इससे इफेक्टिव बन जाएंगे। या फिर स्टेइंग इन टच विद एवरी चाइल्ड, या एम्फेसाइज राइटिंग डाउन द आंसर्स फ्रॉम द बुक। देखो सिर्फ उत्तर लिखने से तो रोट लर्निंग होती है, ठीक। कभी भी हम ऐसा नहीं करते कि इंडिविजुअल लर्निंग पे फोकस करो। ग्रुप एक्टिविटी या ग्रुप लर्निंग की बात करता है NCF भी, ठीक है। ग्रुप लर्निंग बेहतर है कि जब बच्चे ग्रुप में पीयर्स के साथ, एक दूसरे के साथ ही, समूह के साथ सीखते हैं, तो वो बेहतर सीखते हैं, बहुत सारी स्किल्स भी सीखते हैं, समाजीकरण भी अच्छा होता है, बेहतर वैल्यू सिस्टम उनका होता है जब वो 4 बच्चों के साथ बैठ करके सीखते हैं। तो ठीक है इतनी बात। कोई समस्या इस बात को समझने में हो तो बता देना। आज का क्वेश्चन आपका यही है कि ऑटिज्म वर्ड किसने दिया था पहली बार। एक व्यक्ति थे जिन्होंने बात की थी इसकी स्किज़ोफ्रेनिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये आपका काम है, अगर पता है तो कमेंट करके बताएंगे जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा, कल फिर मैं इसको डिस्कस करूंगी, ठीक है। ये होमवर्क के जैसा है। पहली बार एक्सप्लेनेशन कैनर ने दी, लेकिन पहली बार प्रयोग 1908 में हुआ था। उसका आप एक बार ढूंढेंगे या फिर पता है तो बताएंगे कमेंट सेक्शन में। देखिए यहां पे बात हो रही है नोटिफाइंग द डिसरप्शन। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है क्वेश्चन पूछने से उसको आप अनदेखी कर दें, ये कोई तुक्की बात नहीं है। सबसे बेहतरीन टीचर आप तब बनेंगे इन 4 ऑप्शंस में से एटलीस्ट जब आप हर एक बच्चे के टच में रहें। अब हर एक बच्चे के टच में रहने का मतलब ये नहीं कि जैसे अभी आप 2000 लोग देख रहे हैं, कई बार 10,000 लोग देखते हैं, कई बार 25,000 लोग देखते हैं। एग्जाम में जाते हैं ना बहुत सारे लोग, तो कई लोग एग्जाम क्रैक करके निकल जाते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या है कि आप हर बच्चे के टच में रह सके। मान लीजिए RTE ने क्या रेशो निर्धारित किया कि प्राइमरी लेवल पे 30:1 हो, तो वो जो 30 बच्चे हैं एटलीस्ट आप 30 के 30 को जानते हो, उनकी परेशानियों को जानते हो, उनके साथ कांटेक्ट में आप आए।
तो यहां बेहतर ऑप्शन जो है कवि जो कहना चाहता है उसके अनुसार वो सी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन जैसे पूछेगा वैसे ही हम जवाब देंगे, बहुत ज्यादा विलक्षण बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, औसत बुद्धि का इस्तेमाल करके जवाब दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स आर, यानी श्रव्य दृश्य साधन। श्रव्य दृश्य साधन आपको पता होना चाहिए। ऑडियो मतलब जिसमें सुना जा सके, विजुअल जिसमें देख भी सको आप। जैसे अभी जो है ये ऑडियो विजुअल ही तो है, मैं आपके साथ जुड़ पा रही हूँ, हालांकि ये आईसीटी का पार्ट है। तो ऑडियो विजुअल एड्स का उदाहरण कौन सा एक ऑप्शन है, रीट में पूछा हुआ है ये इतना बच्चा सा क्वेश्चन। तो इस किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लिया करो। किसी भी पेपर में अगर 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 के 30 मुश्किल नहीं हो सकते, उसमें से मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चन मुश्किल होंगे। देखो एक बार, मूवीज, एग्जैक्टली मूवीज हो गए, या अभी मैं और आप यूट्यूब के थ्रू जुड़े हुए हैं, यहाँ चलचित्र प्रस्तुत है। मूवीज में क्या है, आवाज भी आ रही है ना, मूव भी हो रही हैं चीजें। क्यों? क्योंकि एक वीडियो प्ले हो रही है। तो ऑडियो भी है, विजुअल्स भी हैं। पिक्चर में सिर्फ विजुअल है, पिक्चर में सिर्फ विजुअल है, इमेज भी सिर्फ विजुअल ही है, जिसको आप देख सकते हो, बोलती तो है नहीं तस्वीर। ठीक, स्केच भी क्या है, विजुअल है। आप में से किसी ने दी भी थी, मेरे पास रखी हुई है, बहुत ही प्यारी सी स्केच बना करके। ठीक, तो ऑडियो विजुअल क्या है, मूवीज। किसने दी थी, देख रहा हो तो बताना कमेंट करके, वैसे नाम लिखा हुआ है आई थिंक उस पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग एरे कंप्लीट्स द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अंडर कॉग्निटिव इमोशनल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स होगा, ये 2 बार टाइप हो गया। देखिए एक बार, कॉग्निटिव इमोशनल एस्पेक्ट्स, ठीक, बताइए एक बार। देखिए नेहा वहां से तो अभी नहीं हूं मैं वहां अवेलेबल, एक्चुअली आई हैड वेरी गुड ऑफर, बट प्रायोरिटी ये है कि एक तो सुकून का जीवन हो पाए, और दूसरा करियर विल छोड़ने के मूड में नहीं हूं मैं। मतलब सुकून भरी जिंदगी चाहिए, लेट्स लर्न इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें जब मैनेज करने की बात आती है और प्रायोरिटी की बात आती है, तो मैंने उसको फिर नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें ऊपर होती हैं। देखिए आंसर कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग अरे कंप्लीट्स द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अंडर कॉग्निटिव, यानी संज्ञानात्मक और सामवेगिक, इमोशनल एस्पेक्ट और दिमाग से रिलेटेड एस्पेक्ट। और इसमें कहीं ना कहीं साथ में लिखा हुआ होगा, ये इंग्लिश में मुझे लग रहा है गलत ट्रांसलेट हुआ है, साइकोमोटर एस्पेक्ट भी होगा इसमें कहीं ना कहीं। साइकोमोटर होता है जिसमें मन और दिमाग और आपके हाथ पैर सब लगे। ठीक, हिंदी में पढ़ना है इस क्वेश्चन को, एक बार अच्छे से समझ पाओगे। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना संज्ञानात्मक, यानी संज्ञान का मतलब दिमाग जिसमें इस्तेमाल हो, ठीक, इसके बाद भावात्मक, यानी भावनाएं, आपके इमोशंस जिसमें इन्वॉल्व हो, मनोगत्यात्मक यानी साइकोमोटर, जिसमें मन और फिजिकल एक्टिविटीज, आपका फिजिकल बॉडी एक्टिव हो, इन पक्षों के तहत उद्देश्यों को पूरा करने वाला कौन सा एक मेथड सबसे बेस्ट है, जिसमें आपका दिमाग भी लगे, जिसमें आपके इमोशंस भी इन्वॉल्व हो, जिसमें आपकी फिजिकल बॉडी भी इन्वॉल्व हो, आप एक्टिविटी भी करते हो। तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा भूमिका निर्वहन, यानी रोल प्ले। क्या होगा, इसको काट करके यहाँ साइकोमोटर कर देना, रोल प्ले। रोल प्ले क्या होता है, आपने देखा होगा नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं, या एक बच्चा है जो मछली जल की रानी है का मछली बना हुआ है, एक बच्चा है जो रामायण में कोई रोल उसने, मान लीजिए सीताराम कुछ बना हुआ है ना, कोई एक तेनालीराम वाली जो स्टोरी थी उसमें कोई अकबर बना हुआ है, कोई बीरबल बना हुआ है, कोई तेनालीराम के दरबार में वो एक अलग ही, वो दूसरी स्टोरी हो गई। तो ये क्या हो गया, इस तरह के रोल वो प्ले कर रहे हैं बच्चे। इसमें क्या होगा, इमोशनली भी वो बोलेंगे, कोई डायलॉग बोल रहा है अपना तो पूरे इमोशंस के साथ बोलेगा, कोई गुस्से का डायलॉग है, कोई प्यार का डायलॉग है, कोई डर का डायलॉग है ना, तो रोल प्ले कर रहा है क्योंकि। तो इसमें इमोशंस भी आ गए, दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा, डायलॉग को भी याद रखना पड़ेगा, और भी आपको तर्क लगाना पड़ेगा कब सामने वाला बोलेगा और कब आप बोलेंगे। फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, चल चल के भी वो, या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, आपने देखा होगा कभी रामलीला वगैरह, तो उसमें क्या है, पूरा क्या है, संज्ञान भी इन्वॉल्व है, इमोशंस भी इन्वॉल्व है, और आपकी गत्यात्मक एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व है, फिजिकल एस्पेक्ट भी इन्वॉल्व है। लेक्चर में सारी चीजें नहीं होती, लेक्चर में पैसिवली बैठे रहते हैं आप, ग्रुप डिस्कशन में भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि डिस्कशन जबान से होगा। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन भी एक मैकेनिकल या सॉफ्टवेयर का तरीका है, तो सारी चीजें फुलफिल होंगी आपकी रोल प्ले के अंदर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, द चेंज इन द अमाउंट एंड टाइप ऑफ सपोर्ट ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन, यानी
एक बच्चे को सहारा देने या मदद करने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन किस बात पर निर्भर करेगा? बताइए, एक बच्चे को कितना सपोर्ट दिया जाए, कहां पर, कितनी मात्रा में और कितना सपोर्ट दिया जाए, किस टाइप का सपोर्ट दिया जाए, ये चीज किस पे डिपेंड करेगी, ये पूछा है। बताइए, डिपेंड्स ऑन टीचर्स मूड, जो टीचर का मूड किया उस पे, मूड से पढ़ाएंगे आप। वर्क अवार्ड, कि आपको अवार्ड कितना मिलेगा किसी चीज का, या फिर चाइल्ड्स परफॉर्मेंस लेवल, यानी बच्चे का जो परफॉर्मेंस का लेवल है उसके आधार पर, या फिर डी ऑप्शन चाइल्ड्स नेचुरल एबिलिटीज, यानी जो उसकी प्राकृतिक क्षमताएं हैं उसके बेसिस पे। देखो, आप हेल्प या स्कैप फोल्डिंग जो देते हो वो बच्चे के परफॉर्मेंस लेवल के अनुसार देते हो, जिस लेवल पे उसका जो परफॉर्म करना है, निष्पादन मतलब जिस लेवल पे वो परफॉर्म कर रहा है। मान लीजिए कुछ लेवल तक की डिफिकल्टी के क्वेश्चन वो खुद कर लेता है, तो क्यों दोगे सपोर्ट? जहां अटकेगा वहीं तो सपोर्ट दोगे। तो जो परफॉर्मेंस का लेवल है उसके अनुसार ही आप सपोर्ट डिसाइड करते हो। एक बच्चा है जो फर्स्ट स्टेप पे अटका हुआ है तो उसको वहां सपोर्ट दोगे, उसकी उसी लेवल पे। एक बच्चा है जो लास्ट स्टेप पे अटका हुआ है उसको वहां दोगे, किसी को हिंट की ही जरूरत पड़ेगी सिर्फ। तो परफॉर्मेंस के लेवल के अनुसार ही स्कैप फोल्डिंग या मदद दी जाएगी, या कितनी मदद और कब दी जाए, किस टाइप की दी जाए। टेम्परेरी हेल्प कहते हैं स्कैप फोल्डिंग को, मचान जिसको ब्रूनर ने दिया था, बट वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में यूज किया है। ठीक, ऐसा नहीं है बच्चे की नेचुरल एबिलिटीज के अनुसार, मतलब नेचुरल एबिलिटीज डिसाइड कौन करेगा? आप ईश्वर हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे भाई, जिस लेवल पे वो अटका हुआ है वहीं तो दोगे मदद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फाइन मोटर स्किल्स, यानी सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण। ये तो इतना ईजी है, इसको तो 2 से 3 या 5 सेकंड का समय से ज्यादा आपको लगना नहीं चाहिए। आगे आगे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे हैं, बताओ एक बार। डी ऑप्शन राइटिंग, एग्जैक्टली। सूक्ष्म गतिक कौशल यानी फाइन मोटर स्किल्स, जिसमें आपकी छोटी मसल्स का यूज हो, जैसे राइटिंग हो सकता है, मैंने आईलाइनर लगाना आपको बताया था, इसके अलावा पेंटिंग हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, बुनाई कढ़ाई, ये सब हो सकता है जिसमें आपकी छोटी मसल्स, जो हाथ की मसल्स हैं स्पेशली, उनका इस्तेमाल हो। ये सब बड़ी मसल्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए इनको ग्रॉस मोटर या स्थूल गतिक कौशल बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सभी जगह पूछे जाते हैं, चाहे आप कुछ भी कहीं भी जाइए। देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिए, फोन को लिटा लीजिए, जो करना है कीजिए फोन के साथ, बट ध्यान से पढ़िए। देखिए, ओहो, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, मोर एम्फेसिस इज गिवन इन द साइंस बुक्स ऑफ एनसीईआरटी। जो साइंस की बुक है, 1 मिनट, हाँ, विज्ञान की जो पुस्तकें हैं उनमें किस चीज पे बल दिया गया है एनसीएफ के अकॉर्डिंग? एनसीएफ के अकॉर्डिंग फटाफट से बताइए, एनसीएफ के अकॉर्डिंग किन चीजों पे बल दिया गया है? मैं पढ़ नहीं पा रही हूं, इतने तेजी से कमेंट जा रहे हैं। डिस्करेजिंग द टेंडेंसी टू क्रैम, यानी रटने की टेंडेंसी को डिस्करेज करने पे, हाँ बिल्कुल सही बात है। ऑन मेंटेनिंग शार्प बाउंड्रीज बिटवीन वेरियस एरियाज ऑफ वर्क इन दी साइंस करिकुलम, यानी विज्ञान की पाठ्यचर्या के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण सीमाएं बनाए रखना, यानी आप बाउंड्रीज बना के रखो जो लाइफ में रियल वर्क है और करिकुलम है साइंस का उसके बीच में। जी नहीं, आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करना होता है। फिर है प्रोवाइडिंग एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, यानी बच्चों को सक्रिय अनुभव का मौका दो जिसमें वो एक्टिव लर्निंग कर सकें। ये बात भी सही लग रही है, ये भी सही लग रही है। फिर है ऑन लर्निंग द एग्जैक्ट डेफिनेशंस ऑफ साइंटिफिक टर्म्स, सिर्फ एग्जैक्ट डेफिनेशन रटने पे कभी भी फोकस नहीं हो सकता, इसलिए फर्स्ट और थर्ड ही सही है। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है बात, बी ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़े।